बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं MTH 100 के लेक्चर नंबर 37 के साथ। बुक का टॉपिक है जनरल मैथमेटिक्स और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का डेफिशिएंसी कोर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एफएससी में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा। तो इसके जो एलएमएस वाले लेक्चर्स हैं वो काफ़ी लंबे और बोरिंग हैं, और जो यूट्यूब पे शॉर्ट लेक्चर्स पड़े हुए हैं वो काफ़ी शॉर्ट हैं और चीज़ों को स्किप किया गया है। तो हमने ये जो प्ले लिस्ट डिज़ाइन की है वो आपके ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए की है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा इससे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और कोई मसला आता है तो कमेंट करें, और दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम मेजरमेंट स्केल्स पढ़ेंगे। तो 4 तरह के स्केल्स होते हैं, उनको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो आपने भी अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले नॉमिनल स्केल है, ठीक है। 4 टाइप्स हैं स्केल्स की, उसमें से सबसे पहले जो है वो नॉमिनल स्केल है। डाटा इज़ क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज ओनली, ठीक है। इसमें हम जो डाटा होता है उसको हम सिर्फ कैटेगरीज के हिसाब से जो है वो क्लासीफाई कर लेते हैं, सिर्फ कैटेगरीज की बुनियाद पर। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, नो रैंकिंग, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं होती, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं कर सकते। यानी कि डाटा, इस किस्म का जो डाटा होता है उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं आपस में कर सकते। तो नॉमिनल स्केल में क्या होता है कि ऐसा डाटा होता है कि जिसको हम सिर्फ कैटेगरीज की बुनियाद पर जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई रैंकिंग नहीं होती कि ये चीज़ पहले नंबर पे आएगी, ये दूसरे पे आएगी। ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, और कोई अरिथमेटिक यानी कि प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन वाला कोई भी ऑपरेशन नहीं होता। इसकी मिसाल मैं आपको जेंडर दे सकता हूँ, जिस तरह के जिन्स जिसको बोलते हैं जेंडर, मेल और फीमेल। तो देखें, मेल और फीमेल दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो हमने इसको मेल और फीमेल दो डिफरेंट कैटेगरीज में हमने जेंडर को जो है वो क्लासीफाई कर दिया। तो ये जो जेंडर है ये नॉमिनल स्केल है, क्योंकि इसमें हमने जो डिफरेंट कैटेगरीज थी मेल और फीमेल को हमने अलग-अलग क्लासीफाई कर दिया। इसी तरह ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी ओ, ये सारे ब्लड ग्रुप्स को हम डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखें कि ये हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कैटेगरीज में क्लासीफाई कर रहे हैं। इसमें कोई ऑर्डर वगैरह नहीं है कि ए ग्रुप जो है वो उसका हायर ऑर्डर है, बी का उससे ज़्यादा है। तो इस तरह का सीन नहीं है इसमें, ठीक है। जिस तरह की नेशनैलिटी हो सकती है, नेशनैलिटी का क्या मतलब है कि कोई अमेरिकन हो सकता है, कोई पाकिस्तानी हो सकता है। तो डिफरेंट नेशनैलिटी को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जेंडर को हम मेल और फीमेल में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा नॉमिनल स्केल था। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डिनल स्केल। डाटा कैन बी रैंक्ड और ऑर्डर्ड बट डिफरेंसेस आर नॉट मेजर्ड ऑर्डर्ड मैटर्स, ठीक है। ये वो डाटा है जिसको हम रैंक कर सकते हैं, जिसमें हम ऑर्डर जो है वो उसको ज़रूर बताना होता है कि कौन सी चीज़ पहले नंबर पे है, कौन सी चीज़ दूसरे पे है। तो इसको हम जो है वो इसमें जो ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। ये ऐसा डाटा होता है जिसमें हम जिसको रैंक करते हैं, जिसको ऑर्डर देते हैं, और इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। फॉर एग्जांपल के क्लास की पोजीशन, ठीक है। क्लास पोजीशन जिस तरह के कोई फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, तो देखें इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है ना। फर्स्ट जो है वो फर्स्ट पे ही रहेगा, सेकंड जो है वो सेकंड पे रहेगा, थर्ड थर्ड पे ही रहेगा। ये नहीं हो सकता कि आप फर्स्ट को जो है वो तीसरे नंबर पे ले जाएं, तीसरे वाले को पहले पे ले जाएं। तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है। इसमें हम ऑर्डर की जो बुनियाद पर है डाटा को क्लासीफाई करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं। इसी तरह जिस तरह ग्रेड्स होते हैं, ए ग्रेड वाला स्टूडेंट होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा, तो ये अलग-अलग हम जो है इनको ऑर्डर करेंगे। तो ये ए ग्रेड बी के बराबर नहीं हो सकता, बी जो है वो सी के बराबर नहीं हो सकता। तो इसमें हम ऑर्डर को मैटर करते हैं, ऑर्डर को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है इंटरवल स्केल। ऑर्डर्ड डाटा विद इक्वल इंटरवल्स बट नो ट्रू ज़ीरो। ये ऑर्डर्ड डाटा है, यानी कि ये ऑर्डिनल स्केल। इसमें हम डाटा को ऑर्डर में अरेंज करते हैं, एक ख़ास ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और जो इंटरवल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें ज़ीरो जो है वो ट्रू नहीं होता। जिस तरह के मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है, इसमें जो इंटरवल्स होते हैं ना वो देखें कि वो इक्वल होते हैं। जिस तरह के 273 केल्विन हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब इसमें ट्रू ज़ीरो नहीं होता। ट्रू ज़ीरो क्यों नहीं होता कि देखें कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो एक
ट्रू ज़ीरो नहीं है, क्योंकि देखें कि ज़ीरो का मतलब है कोई चीज़ ना होना, लेकिन ज़ीरो टेम्परेचर का मतलब है कि कोई ना कोई टेम्परेचर तो है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रू ज़ीरो नहीं है। तो इस इंटरवल स्केल में क्या होता है कि जो डाटा होता है वो ऑर्डर्ड होता है, उसको हम ऑर्डर्स में अरेंज करते हैं और उसमें जो इंटरवल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जिस तरह कि मैंने आपको टेम्परेचर की मिसाल दी है, और ज़ीरो जो है वो ट्रू नहीं होता, ठीक है। तो इसकी एक तो टेम्परेचर वाली मिसाल है और एक कैलेंडर्स साल साल वाला या जो कैलेंडर्स हमारे पास होते हैं वो, ठीक है। तो देखें इसमें जो कैलेंडर में इंटरवल्स होते हैं, जिस तरह के महीने का इंटरवल, साल का इंटरवल, ये सारे बराबर होते हैं, इस वजह से ये इंटरवल स्केल है। नेक्स्ट है रेशो स्केल। रेशो स्केल जो है वो इंटरवल स्केल ही है, लेकिन इसमें एक ट्रू ज़ीरो होता है। रेशो स्केल जो है वो एक इंटरवल स्केल ही है, लेकिन इसमें क्या चीज़ एडिशनल है कि इसमें हम जो है वो ट्रू ज़ीरो होता है, और इसमें जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो भी हम कर सकते हैं। इंटरवल्स तो इक्वल होते ही हैं, क्योंकि ये इंटरवल स्केल है, तो रेशो स्केल में आपने याद रखना है कि ये एक इंटरवल स्केल ही है, लेकिन इसमें एक ट्रू ज़ीरो होता है। जिस तरह की हाइट है, हाइट अगर ज़ीरो हाइट है तो इसका मतलब है कोई हाइट नहीं है, अगर वेट है तो ज़ीरो वेट है तो इसका मतलब कोई वेट नहीं है, तो इस तरह ये एक ट्रू ज़ीरो है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स थी स्केल्स की, वो मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये एक टेबल होता है जो हमें बताता है कि कौन सी वैल्यू जो है वो डाटा में कितनी दफ़ा आई है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि ये टेबल जो है वो हमारे पास ये ऐसा एक टेबल है जो हमें बताता है कि कोई जो वैल्यू है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी दफ़ा उस डाटा में आई है। किसी डाटा सेट में अगर हमें कोई डाटा सेट दिया गया हो तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताती है कि एक डाटा सेट में कोई वैल्यू जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हुई है, तो कितनी क्या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। जिस तरह के अगर हम बात करें ग्रुप्ड डाटा की, ठीक है, ग्रुप्ड ग्रुप्ड डाटा की अगर हम बात करें तो उसमें जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, जिस तरह के एज हो गई, ठीक है। देखें कि मैंने ये क्लास इंटरवल्स बनाए हैं, ये अब मैं एक आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि ज़ीरो से लेकर फ़र्ज़ करें कि कुछ स्टूडेंट्स की एज है, एज में जो ग्रुप्स हमने बना लिए हैं, ठीक है, ये ग्रुप्ड डाटा है ना। ग्रुप्ड डाटा का क्या मतलब है? जिसमें हमने ग्रुप बना लिए हैं। 0 से लेकर 10 तक जो ग्रुप है, एज है, वो ग्रुप 1 में हो गई। 10 से लेकर 20 तक वो ग्रुप 2 में, 20 से लेकर 30 तक ग्रुप 3 में। तो ये देखें ये एक ग्रुप बना हुआ है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप्ड डाटा इसको बोलते हैं। जिस डाटा का हम जिस डाटा के हम इस तरह ग्रुप्स बना लें, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड डाटा। एक होता है अनग्रुप्ड डाटा, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें इस तरह जो है वो हमने बनाए नहीं होते। उसमें इस तरह होगा कि स्टूडेंट्स के जो वेट है, किसी का 2 होगा, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 10, फिर 12, इस तरह करके जो डिफरेंट किस्म के, वो एक लिस्ट की शक्ल में होगा। ये तो हमने ग्रुप्स की शक्ल में डाटा बना लिया है ना, तो इसको हम ग्रुप्ड डाटा बोलेंगे। अगर कोई वेट या कोई एज हमें दी गई हो लिस्ट की शक्ल में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनग्रुप्ड डाटा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रुप्ड डाटा की। तो देखें ये हमारे पास एज है, तो किसी स्टूडेंट्स की हो सकती है, किसी भी चीज़ की एज हो सकती है, तो उसके हमने इंटरवल्स बना लिए हैं। 0 से लेकर 10 तक एक इंटरवल है, 10 से लेकर 20 तक दूसरा इंटरवल है, 20 से लेकर 30 तक तीसरा, 30 से लेकर 40 तक। अब हमने फ्रीक्वेंसी की बात करनी है कि इस पहले इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनका वेट, जिनकी एज 0 से लेकर 10 तक है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जिनकी एज 0 से लेकर 10 तक है, वो इसमें 3 स्टूडेंट्स हैं। जो जिनकी एज 10 से लेकर 20 तक है, वो 7 स्टूडेंट्स हैं। जिनकी 20 से 30 है वो 10 है, जिनकी 30 से 40 है वो 5 है। तो ये देखें, ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये एक ऐसा टेबल है जिससे हमें पता चलता है कि कोई वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हुई है। तो इसमें देखें कि जो 0 से लेकर 10 तक है वो 3 स्टूडेंट्स है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 आ गई। अब अगर आप इसको ऐड करें तो ये हमारे पास 25 आ जाएगी। ये टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी, उसको ये वाली फ्रीक्वेंसी को टोटल से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर, एक मिनट। अच्छा, तो जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, उसका फार्मूला होता है F/n। एन होता है टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने आपके पास, ये फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स हैं,
टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, फ़र्ज़ करें 40 हैं, तो आपने ये पहली वैल्यू को 40 से डिवाइड करके ये आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये मैंने 40 की आपको एग्जांपल दिया है, वो आपको बता देंगे कि इतने आपके पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फिर आपने 7 को लेकर 40 से डिवाइड करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी, 10 को लेकर 40 से डिवाइड करें तो ये वाली वैल्यू, 5 को 40 से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। आपने याद रखना है कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जब आप सबको सम करेंगे तो उसका सम 1 के बराबर आना चाहिए हमेशा। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि इट इज़ द रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी शोइंग हाउ मैनी ऑब्जर्वेशन आर लेस देन आर इक्वल टू अ सर्टेन वैल्यू। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहली फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी वैसे आ जाती हैं, ये देखें 3 है तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 3 आ जाएगी। ये आपने इसी तरतीब से फाइंड आउट करनी है। 3 है तो 3 आ जाएगी। दूसरी जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी वो पहली 2 को ऐड करके आएगी, तो 3 + 7 10 आ गया। तीसरी जो आएगी वो तीनों को ऐड करके आएगी, तो ये देखें 3 + 7 + 10 20। तो चौथी जो होगी वो चारों को ऐड करके तो 25 आ गया। तो मैंने आपको बता दिया, एक फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ये होती है कि कोई वैल्यू कितनी दफ़ा आ रही है, तो एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है F/n। F/n का क्या मतलब है कि टोटल ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है उसको आपने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे, यानी अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 पे कर दें, 50 है तो 50 पे। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो फाइंड कैसे करते हैं, ये देखें 3 वैसे ही आ गया। तो दूसरी जो होगी, दूसरी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन 2 वैल्यूज़ को ऐड करके, ठीक है, तो आ जाएगी 3 + 7 10। तीसरी जो होगी वो तीनों को ऐड करके ये, चौथी जो होगी चारों को ऐड करके, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी, वो इनकी मैंने डेफिनेशन भी लिख दी हैं, बाकी तरीका भी आपको फाइंड करने का बता दिया, ये आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जो डाटा है उसको हम पिक्चर्स की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ग्राफ्स की शक्ल में भी हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 2 तरीक़ेकार हैं, जो एक बार चार्ट है और दूसरा हिस्टोग्राम है, ठीक है। यानी कि हम पिक्चर्स में भी डाटा को हम जो है वो कर सकते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन बार चार्ट की। सबसे पहले, it is a graphical representation of categorical or discrete data using separate rectangle bars of equal width। तो ये ऐसा ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम डिस्क्रीट डाटा को, आपने याद रखना है कि जो बार चार्ट है उसमें हम डिस्क्रीट डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें हर कैटेगरी के लिए एक अलहदा रेक्टेंगल होगी, लेकिन तमाम रेक्टेंगल की जो विड्थ होगी यानी चौड़ाई होगी वो सेम होगी। तो देखेंगे जो स्टूडेंट्स हैं, फ़र्ज़ करें अब ये बार चार्ट है और ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, ये हिस्टोग्राम है। तो इसमें क्या होगा, देखेंगे केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, ये तकरीबन बनते हैं 170-80 बनते हैं, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर 150 और 200 के दरमियान यहाँ पे 180 तक बनते हैं, तो ये केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। तो देखेंगे ये डिस्क्रीट भी हैं और ये अलहदा-अलहदा हैं, सेपरेबल हैं, सेपरेट कैटेगरी है, ठीक है। यानी कि देखें केमिस्ट्री एक अलहदा सब्जेक्ट है, फ़िज़िक्स एक अलहदा, फ़िज़िक्स के 200 स्टूडेंट हैं, मेडिसन का 100 स्टूडेंट है। इसी तरह पीस जो अमन को पढ़ते हैं वो तकरीबन 60-70 हैं। तो ये देखें, इससे भी हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक पिक्चर मेथड है जिसमें हम पिक्चर्स के ज़रिए डाटा को, तो ये एक बार चार्ट है। बार चार्ट में हर जो रेक्टेंगल है, हर रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो चौड़ाई सेम होती है, और ये डिस्क्रीट डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये अलहदा-अलहदा यानी कि आपस में जुड़ी हुई रेक्टेंगल्स नहीं होती, क्योंकि ये डिस्क्रीट डाटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस जिसमें हिस्टोग्राम आती है, कंटिन्यूस में ये आपस में जो रेक्टेंगल्स हैं वो जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम अब पढ़ते हैं कि इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस डेटा। तो हिस्टोग्राम में कंटिन्यूस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और बार चार्ट में डिस्क्रीट डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर डाटा इज ग्रुप्ड इन क्लास इंटरवल्स एंड बार्स टच ईच अदर। तो इसमें जो डाटा होता है वो ग्रुप होता है क्लास इंटरवल्स में, क्लास इंटरवल्स हमने बनाए होते हैं। तो जो बार्स हैं या जो रेक्टेंगल्स हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं, क्योंकि ये जो है वो कौन सा होता है, कंटिन्यूस डाटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखें, ये हमारे पास हिस्टोग्राम का एक ग्राफ है, आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। वैसे तो
तो ग्राफ्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में नहीं आते, ठीक है। तो आपने बस इनका आइडिया लेना है। ये देखें, ये ग्राफ्स में जो रेक्टेंगल्स है ये आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस डाटा है और इनकी जो विड्थ है वो भी सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर जो क्लास इंटरवल होगा उसकी विड्थ जो होगी वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक एग्जांपल है कि द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉलोइंग समरीज मासेस ऑफ 20 पेबल्स इन ग्राम्स, ठीक है। कोई 20 पत्थर हैं, उनका जो मास है ग्राम्स में वो उसका डाटा हमें दिया गया है। टोटल कितने पत्थर हैं? 20 पत्थर हैं, उनका डाटा हमें दिया गया है मासेस का। तो वो हम देखते हैं कि अगर 101 से लेकर 110 ग्राम का जो है उसमें कितने पत्थर आ रहे हैं? 1। 111 से लेकर 120 तक जो हैं वो हमारे पास 4 पत्थर आ रहे हैं, ठीक है। 121 से लेकर 130 तक हमारे पास 2 पत्थर आ रहे हैं। इस तरह करके ये देखें ना, डिफरेंट मासेस हैं, ठीक है, और डिफरेंट उनमें पत्थरों की तादाद है, ठीक है। इस इंटरवल में 1 पत्थर आ रहा है, इस इंटरवल में 4 आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं, इस तरह करके। और जो 150 ग्राम से ऊपर है उसमें 4 आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे। तो देखें 100 आपने क्या करना होता है? 101 में से ये जो पहली फिगर होती है ना, पहला नंबर होता है, इसमें से आपने 0.5 जो है वो कम कर देना होता है। तो 101 में से आप 0.5 कम करेंगे ना, माइनस करेंगे, तो वो 100.5 आ जाएगा। दूसरी में आपने 0.5 ऐड कर देना है, तो 110 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये 110.5 बन जाएगा। इसी तरह इसमें से एक कम 0.5 कम कर दें तो ये आ जाएगा, इसमें 0.5 जमा कर दें तो ये आ जाएगा, इसमें से 0.5 कम किया तो ये आया, इसमें से 0.5 जमा किया तो ये आ गया, ठीक है। पहली वैल्यू से 0.5 कम करना है और दूसरी से 0.5 ज़्यादा करना है, ऐड करना है, ठीक है। क्लास विड्थ क्या है? क्लास विड्थ ये है कि देखें कि 101 से लेकर 110 तक कितने नंबर्स का फ़र्क है? 10 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 101 से लेकर 110 तक, यानी इन दो नंबर्स के दरमियान कितना फ़र्क है उसको हम क्लास विड्थ बोलते हैं। 101 से लेकर 110 में कितना फ़र्क है? 10 का। तो ये क्लास विड्थ है। 150 से लेकर 170 तक कितना है? 20 का फ़र्क। तो ये देख लें, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है? उसका फार्मूला होता है ये वाला, तो आपने ये फार्मूला याद रखना है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी बटा क्लास विड्थ। तो देखेंगे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 है, क्लास विड्थ कितनी है? 10। तो 1/10 कितना आ गया? 0.1। 4/10 0.4, 2/10 0.2। इस तरह करके आप इसकी क्लास डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको क्या बताया था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी, 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थिंक ये गलत लिखी गई है मुझसे, तो आप ये कंफर्म करना है। ये लेक्चर नंबर कितना है? आई थिंक 37 है। तो उसमें से आपने ये क्वेश्चन गिवन है, तो आपने ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना ये एक दफ़ा कंफर्म करनी है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको तरीकाकार बता दिया था किस तरह फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये कोई फ़र्क आ रहा है तो आप वहाँ से एक दफ़ा इसको कंफर्म कर लें, ठीक है। अब इसकी अगर हम देखें कि जो है वो बनाएं हमारे पास हिस्टोग्राम, तो ये देख लें कि 100 से 0.5 तक 110, ये देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनेगी। ये देखें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये एक रेक्टेंगल, और इसका यहाँ पे क्या है? 0.1। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? 0.1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को हम वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं और जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं उसको एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं। तो देखें, पहली क्लास बाउंड्री 100.5 और दूसरी ये है, तो ये देखें 100.5 से लेकर 110.5 तक। दूसरी यहाँ 120 से लेकर इस तरह आगे नेक्स्ट इस तरह करके चलती जाएंगी, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा देख लेना है। वैसे ये पेपर में ग्राफ बनाने का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये थोड़ा सा आइडिया है बस, वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने एक दफ़ा लाजमी कंफर्म कर लेनी है कि क्या यही है। आई थिंक कि ये कोई और कॉलम लिखा गया है मुझसे। वैसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो इसकी इस तरह आएगी कि पहले 1 आता है, ठीक है, फिर 1 + 4 5 आ जाएगा, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो वो 7 आ जाएगा, फिर चारों को ऐड करेंगे तो वो आपके पास 14 आ जाएगा। इस तरह करके ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये कोई और चीज़ है, या ऊपर ये हेडिंग कोई और आएगी, या ये नीचे नंबर जो हैं वो कोई और होंगे। तो दूसरा लास्ट हमारे पास टॉपिक है ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा का। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई डाटा आपके पास जो है वो लिस्ट की फॉर्म में दिया गया हो, जिस तरह के 2 4 7 9 12 17
13। इस तरह जो लिस्ट की फॉर्म में डाटा होगा वो अनग्रुप्ड डाटा है। और अगर आपके पास इस तरह इंटरवल्स बना के आपको बताया गया हो कि ये चीज़ इतनी दफ़ा आ रही है, ये देखें ये क्लास इंटरवल होता है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो देखें कि इस इंटरवल में इतनी चीज़ें, एक चीज़ आ रही है, इस इंटरवल में 2 आ रही हैं, इस इंटरवल में 3 आ रही हैं। इस तरह करके जो है वो आपके पास ये ग्रुप्ड डाटा है, क्योंकि ये देखें इसमें हमने ग्रुप्स बना लिए हैं ना, 40 से लेकर 49, 50 से लेकर 59 तक, 60 से लेकर 69 तक, ठीक है। तो इस तरह करके ये चलते जाएँगे। तो ये हमारा यहाँ पे ये लेक्चर जो है वो एंड हो गया, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स आपका, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। तो ये जो ग्राफ्स वाले हैं ना, ये ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ़ आपको आइडिया देना मकसद है यहाँ पर। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।